अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, कुछ आपको टोरंटो के हवाले से बताऊं। जो 2 दिन हमारे इस कॉन्फ्रेंस में गुजरे, ये धर्मा लिटरेरी फोरम था। उस पे जाने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूंगा। एक तो ये कि भारत की स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। इलेक्शन की तैयारियां ज़ोर शोर से हैं। आपको पता है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हालात कितने अच्छे चल रहे थे और चल रहे हैं। पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन में काफ़ी कमी आई थी, टेररिज्म तकरीबन ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब कुछ अरसे से वापस इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है। इलेक्शंस के बाद ख़ास तौर पे आपको पता है कि इलेक्शंस में इंटरनेशनल इकोसिस्टम का पूरा जोर था कि भारत के हालात ख़राब किए जाएं, तो काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है। ऐसे में वो सांप जो कि बिल में वापस छुप गए थे, क्योंकि भारत के कश्मीर में जो मसला है वो मेन मसला फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन बगैर किसी लोकल सपोर्ट के हो नहीं सकता। और लोकल पॉलिटिशियंस जो हैं, जो कि 1947 और इससे पहले से भी कश्मीर की पॉलिटिक्स पे कब्जा करके बैठे थे, ख़ास तौर पे अब्दुल्ला ख़ानदान, मुफ्ती ख़ानदान, इन लोगों ने, तो अब वो वापस उनको एक चांस मिला है। वो इस इलेक्शन में, हालांकि जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें तो वो लोग नहीं चल सके थे, लेकिन अब इस इलेक्शन में वो चक्कर में है कि किसी तरह अपनी पॉलिटिक्स को चमकाएं। तो ऐसे में फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, जो कि एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स के माहिर हैं, कश्मीर के बच्चों को बंदूक और मदरसा के अंदर रखते हैं, खुद यूरोप अमेरिका में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये हिल क्यों रहा है। हाँ, उन्होंने कहा है कि कश्मीर में इलेक्शन के फ़ौरन बाद सबसे पहला रेजोल्यूशन जो कश्मीर असेंबली में पेश किया जाएगा वो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा कि हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ हैं। आप दुनिया को क्यों बताना चाह रहे हैं भाई? दुनिया का इससे क्या ताल्लुक है? यानी आप उस इंटरनेशनल इकोसिस्टम का ही हिस्सा है ना, जो कि दुनिया में भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन को कंटिन्यू करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है। और कश्मीर को आप इंटरनेशनलाइजेशन हमेशा पाकिस्तान की विशेष पे कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बनाया जाए। अजीज़ दोस्तों, एक और मैं बात रखूँगा कि इन्फोसिस के को फाउंडर हैं नारायणा मूर्ति जी। ये ब्रिटिश एक्स प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के ससुर भी होते हैं, और अक्सर ये बहुत ज़्यादा चीपें करते हैं। भारत के डेवलपमेंट में या भारत की प्रोग्रेस में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इन्होंने अपनी सारी दौलत अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे ही लगाई है, लेकिन भारत के मामले में ऐसे ज्ञान लापते हैं ना कि मतलब समझ में नहीं आता कि इनका मसला क्या है। अब जैसे अभी कह रहे हैं कि इमरजेंसी के बाद से इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। भाई साहब, आप अपने इन्फोसिस में लगे ना, अपना माल बनाने में लगे। आपके ससुर पे हमने इतना भरोसा, आपके दामाद पे हमने इतना भरोसा करके ब्रिटेन में उनसे हमने तवक्को लगा ली थी कि वो तब्दीली लाएंगे, वो तो बिल्कुल ही मरियल चूहे की तरह रह गए। और हम कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करते रहे कि ऋषि सुनक आया है, ऋषि सुनक ये करेगा। उसने कोई पॉलिसी नहीं दी। जब ऋषि सुनक का इलेक्शन था तो उससे पहले ऋषि सुनक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं कर सके। उल्टा उनकी जो होम मिनिस्टर सुहेला ब्रेवरमैन कुछ करने की कोशिश की उन्होंने, तो उनको भी हटा दिया अपनी पोजीशन से। वो तो बिल्कुल कंप्रोमाइजिंग पार्ट चलाते रहे, ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, ना इकोनॉमी को बेटर कर सके, ना नाइफ क्राइम को ख़त्म कर सके, ना आपके इमिग्रेंट्स का मसला हल कर सके, कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तानी इंडियन पॉलिटिशियंस की तरह इलेक्शन के बाद के वादे करते रहे कि इलेक्शन में हम जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे और वो करेंगे, रवांडा का करेंगे, फलान करेंगे, ढुमकान करेंगे। उनको आखिर में तो उनके पास अभी अच्छा खासा पीरियड बचा था 6-8 महीने का,
लेकिन भाई साहब जल्दी से लपेट के पार्लियामेंट को, उनको ये था कि अब कहीं मेरे ऊपर कोई ज़्यादा मसले ना आ जाएं, क्योंकि सूरत हाल इनके कंट्रोल में नहीं थी, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ला नहीं रहे थे और इंग्लैंड को सिविल वार के निशाने पे छोड़ के चले गए। तो यही इनके मूर्ति साहब का है। हम अक्सर मैं इनका बयान देखता हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। इतना काम करना चाहिए और इतने घंटे काम करना चाहिए, इनके पास तो काम करना भी अजाब है। अब आते हैं अजीज़ दोस्तों, कनाडा के टोरंटो में टेक टीवी के ताहिर गोरा भाई की लीडरशिप में लिटरेरी धर्मा लिटरेरी फोरम हुआ था, सेलिब्रेशन फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें शायर भी आए थे, मुशायरे भी हुए थे, पॉलिटिक्स पे भी बात हुई और मेन हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुइज़्म पे बात हुई और काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव वो रहा। अच्छे अच्छे स्पीकर्स थे और यह है कि मैं टोरंटो में तुफैल चतुर्वेदी भाई और मैं एक ही जगह पे रह रहे हैं और मुझे तुफैल भाई के साथ जो वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है उससे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। मेरा दिल करता है कि मैं उनके साथ एक अच्छा खासा सेशन करूं। जैसे मैंने उनसे सवाल किया था कि डिफरेंस क्या है हिंदू राष्ट्र में, या यह है कि तो उन्होंने मुझे काफ़ी डिटेल से इन चीज़ों को समझाया कि क्या फ़र्क होता है भारत राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र में, और यह है कि सारी चीज़ें बताई। उनका ज्ञान काफ़ी आगे है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई। मौका मिला तो अभी मैं उनके साथ हूँ काफ़ी दिन, तो मैं आपके सामने उनसे कुछ सवालात रख के, या अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो ईमेल करिएगा, तो मैं तुफैल भाई से उनकी काफ़ी नज़र होती है ख़ास तौर पे भारत के इश्यूज़ के ऊपर, तो उनसे बात करेंगे। काफ़ी अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। आज यहाँ पे या दुनिया भर में रक्षाबंधन है, मेरे लिए बड़ा पवित्र ये बंधन होता है, क्योंकि रिश्ते मानने की बात होती है। रिश्ते पैदाइशी या खूनी रिश्तों से ज़्यादा रिश्ते आप क्या मानते हैं उस पर बात होती है। अपनी सगी बहनों से तो मेरी एक अरसा हुआ कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इसके बदले में मुझे भारत की सैकड़ों बहनें मिली, जिसमें कुछ तो बहुत ही कुर्बत का रिश्ता बना है और मुझे राखी भी भेजती हैं हर साल। और पिछले साल भी उनकी राखी मैंने लॉस एंजलिस में था रक्षाबंधन वाले दिन, तो वहाँ पे एक बहन से बंधवाई थी। इस साल अभी मैं जा रहा हूँ टेक टीवी, और मेरी बहनों ने जो मुझे राखी भेजी है वो टेक टीवी के ताहिर गोरा भाई की वाइफ हैं हलीमा सादिया, वो भी सनातनी है मेरी तरह, और वो मुझे राखी बांधेंगी। उसकी वीडियो मैं आपको कल पेश करूँगा। यहाँ पे मीना चोपड़ा जी मेरी बहन बनी हैं और उन्होंने, वो अच्छी लेखक हैं, काफ़ी उनकी भी नज़र भी है और फ़िक्र भी है भारत के इश्यूज़ पे, काफ़ी उनसे भी अच्छी डिस्कशन हुई। उन्होंने अपनी किताब भी मुझे पेश की। इसी तरह कुलदीप जी हैं और काफ़ी यहाँ पे लोग हैं जिनसे मिला मैं। कुशल जी हैं जो कि अपना पॉडकास्ट भी करते हैं, और यह है कि काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा कि कल कॉन्फ्रेंस के सेकंड डे पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर सेशन था दोपहर 12 बजे तक, 10 से 12 बजे तक, बल्कि 1 बजे तक था। इसके बाद भी कुछ पंजाबी लेखकों से, तो जनरल इम्प्रेशन हमें ये पड़ता है कि कनाडा में टोटल खालिस्तानी सिख रहते हैं और जनरल सिख कम्युनिटी यहाँ पे प्रो इंडिया नहीं है। लेकिन कल मैंने देखा कि बहुत सारे सिख आए थे, ओपनली यहाँ पे उन्होंने बात की भारत की और पंजाबी लैंग्वेज और पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी हिस्ट्री की। भारत के हाई कमिश्नर वर्मा साहब भी आए थे। ओटावा जो कि कैपिटल है कनाडा का, वहाँ से 4 घंटे की ड्राइव करके वो आए थे, स्पेशली उन्होंने शिरकत की और मेरे से भी उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। लेकिन वो सिख कम्युनिटी ने, पंजाबी कम्युनिटी ने उनका बड़ा हार्दिक स्वागत किया और काफ़ी उनके साथ घुले मिले रहे। तकरीबन हाई कमिश्नर साहब 1.5 घंटा रहे हमारे दरमियान, और पंजाबी और सिख कम्युनिटी उनके बिल्कुल करीब रही, उनसे ऐसे घुल मिल के रहे कि वो इम्प्रेशन के सारे कैनेडियन सिख हैं वो
खालिस्तानी हैं वो ख़त्म हो जाता है। आप कहेंगे ये तो कुछ थे, तो वो भी कुछ ही होते हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं और जो बदमाशी करते हैं और जो गंदबाजी करते हैं। उनका मैंने हमेशा आपको बताया है कि एक आंदोलन करने वाला होता है ना, वो 100 पीसफुल लोगों पे भारी होता है। अगर 100 लोग आंदोलन करेंगे, वायोलेंट हो जाएंगे, धमकियां देंगे, गालियां बकेंगे, तो सामने खड़ा 1000 पीसफुल कंप्रोमाइजिंग इंसान खामोश बैठता है, तो हमें नज़र आता है कि सारे ही गलत हैं, सारे ही खिलाफ हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ 100 सिख निकल जाते हैं अगर कोई प्रोटेस्ट करने या कोई चीज़ पे, तो ये याद रखना होगा कि यहाँ पे लाखों सिख रहते हैं। आपको कभी यहाँ पे सिखों के प्रोटेस्ट में या किसी आंदोलन में किसी चीज़ में 1000, 2000, 500 से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, जबकि लाखों सिख रहते हैं। तो ये असर मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि ये असर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अजीज़ दोस्तों, मुझे एक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मैं नहीं समझता कि मैं इस अवार्ड के लायक हूँ, लेकिन मैं आभारी हूँ ताहिर गोरा भाई का, उनकी टीम का, उनकी पूरी मैनेजमेंट का, कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये अवार्ड दिया। सनातन धर्म की प्रमोशन के लिए, अपने जज्बात को खुल के सामने रखने के लिए मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। अजीज़ दोस्तों, एक मेरे बहुत ही अजीज़ प्रिय मित्र हैं मुमताज़ खान, कश्मीर से हैं, पीओके से, और कनाडा में रहते हैं। 90s से वो भी जिनीवा आते थे पीओके के बारे में बताने के लिए कि क्या हालात हैं, और मैं भी जिनीवा तब से जाता हूँ। 25-30 साल का उनका मेरा संबंध रहा है। अब 4-5 साल से मैं भी जिनीवा नहीं जा रहा, वो भी नहीं जा रहे। पाकिस्तान ना वो जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूँ, वो पीओके नहीं जा सकते, क्योंकि उनका स्टैंड क्लियर है हमेशा कि कश्मीर इज़ मच मच बेटर इन इंडिया देन पाकिस्तान। और वो प्रो इंडिया स्टांस रखने की वजह से वापस नहीं जा सकते। उनसे काफ़ी सालों बाद मुलाकात हुई, बहुत हमारे दिल खोल के हमने बातें की और बहुत अच्छा लगा। अजीज़ दोस्तों, कॉन्फ्रेंस के बाद एक अहम विषय के ऊपर आपसे बातचीत करनी होगी कि भारत की रेसलर विनेश फोगट वापस आ गई हैं। उनका इस्तकबाल क्वीन की तरह हुआ। अब समझ में ये नहीं आता कि क्वीन की तरह उनका स्वागत करने का मकसद क्या था। कोई अवार्ड तो जीती नहीं, बदनामी अलग करके आई हैं। मिलियंस ऑफ रुपीज़ इनकी ट्रेनिंग पे उस पे लगे, तो वो कुछ सब ज़ाया हो गया। सारा पॉलिटिकल ड्रामा है। 2016 में भी ओवरवेट की वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। 2020 में हार गई थी, मेडल तक पहुंची ही नहीं, और अभी वापस ओवरवेट की वजह से। और जैसे ही इनका, पहले तो वो मैच जीती ओवरवेट का, तो अगले दिन पता चला, तो मैच जीती तो पूरा सोशल मीडिया कवाल पूरा शुरू हो गया, मोदी जी ये, मोदी जी वो, देखो तुम लोगों को जूता मारा विनेश फोगट ने और मेडल जीत के आई है। अगले दिन जब हुआ तो फिर वही मोदी ने देखो फ़ोन कर दिया होगा, मोदी ने ये कर दिया, भारत की बीजेपी सरकार ने जानबूझ के इनका वज़न का मामला किया, मैनेजमेंट का कसूर है वज़न का। सिंपल सी बात है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, ग्राउंड में उतरने वाले खिलाड़ी की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एवरीथिंग। जब जीतते हैं तो सारा क्रेडिट खिलाड़ी को मिलता है। देखें, एक बात बताऊं मैं आपको कि 2010 में 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मैच फिक्सिंग पे केस चला। 18 साल का मोहम्मद आमिर उसमें था, बल्कि 18 भी नहीं हुआ तभी। उसके लिए काफ़ी कोशिश की गई कि उसके बारे में बताया जाए कि वो यंग था, उसको पता नहीं था, फलान ढुमकान। कोर्ट ने एक ही बात कही कि भाई साहब, जो ग्राउंड में इंटरनेशनल मैच के लिए उतरता है उसको सारे नियम कानून का पता होना चाहिए। ये फोगट हुई या उनके कोच हुए, सब ने क्लियर अल्फाज में कहा कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनको भी पता था। पूरी रात कोशिश करती रही वज़न कम करने की, तो उनको भी पता था। तो वो एक तो अपनी कैटेगरी जो थी उसको छोड़ के कम वज़न वाली कैटेगरी में गई कि शायद मैं उनको आसानी से हरा दूंगा। तो ये वज़न कम करने का काम महीनों पहले से होता है, और यह है कि टोटल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हार के आई हैं। मुझे एक बात बताएं कि कितने भारत के प्लेयर गए थे, 100 से ऊपर, 4, 5, 6 मॉडल लेके आए ना।
बाकी तो कोई मेडल लेके नहीं आया। किसी और हारने वाले को क्वीन किंग बना के उनको अच्छा रोड ट्रिप कराया जा रहा है। खड़े कौन है? वही सारे प्रोटेस्टर, वो साक्षी और वो पूर्णिया, ये इनके साथ रोड ट्रिप कर रहे हैं। टोटल पॉलिटिकल ड्रामा है। अगर ये जो आंदोलन किया था इन्होंने कुछ महीनों पहले रेसलर्स ने, अगर वो ना करती और पूरी अपना ध्यान अपनी प्रैक्टिस पे रखती जो उनका काम है, जैसे पाकिस्तान आर्मी अपना काम नहीं करती बाकी सब काम करती है, ऐसे ये भी जो इनका काम है वो नहीं कर रही, बाकी सब कर रही थी। अगर वो टोटल देखें, ओलंपिक में जो प्लेयर जाते हैं ना वो 4 साल लगातार ट्रेनिंग करते हैं। ये तो 6 महीने तक तो पॉलिटिक्स करती रही हैं। पॉलिटिक्स करनी है तो छोड़ो स्पोर्ट्स, आ जाओ पॉलिटिक्स में फिर। लेकिन ये पॉलिटिक्स करती रही, इसकी वजह से ध्यान नहीं दे सकी, भारत का लाखों रुपया बर्बाद किया। इनकी जगह कोई डिजर्विंग कैंडिडेट जाता तो शायद मेडल लेके आता। और चलो नहीं लिया मेडल, ज़रूरी नहीं है सब मेडल लेके आए। 100 से ऊपर भारत के प्लेयर गए थे तो 6-7 प्लेयर ही मेडल जीत के आए हैं। लेकिन आप इसको इतना पॉलिटिसाइज कर रहे हो, क्वीन बना के पेश कर रहे हैं और उसका इतना ज़्यादा स्वागत हो रहा है और गालियां मोदी जी को दी जा रही हैं। देखिए, ओलंपिक कमेटी जो रेसलिंग की है उसके ऊपर केस किया गया कि आप इसको सिल्वर मेडल दे दें। क्यों दे दें भाई? और उनका बड़ा अच्छा उन्होंने एक पॉइंट ऐसा समझाया कि सीधा समझ में आ जाता है। उन्होंने कहा कि बात 100 ग्राम की नहीं है, बात एक बैरियर की है। हमने ये बैरियर रखा है कि इससे ज़्यादा 1 ग्राम भी नहीं होना चाहिए। आप कहते हो 100 ग्राम ही है ना तो बेनिफिट दे दें, चलें 100 ग्राम का बेनिफिट दे दिया। कल को किसी का 115 ग्राम ज़्यादा होगा तो वो कहेगा 15 ग्राम ही है ना, आपने जब 100 वाले को दिए तो हमें भी तो कहते हैं। वो बैरियर कितना बढ़ाएं? एक बैरियर है, दैट्स इट। इससे आगे पीछे नीचे ऊपर हम नहीं जा सकते। वाकई एक इंटरनेशनल क्रिकेट है। अब आप देखें, एक मिसाल है कि आपकी ये इंडिगो एयरलाइन है, इतनी सख्त है। मैं अभी इंडिगो एयरलाइन में पता नहीं इंदौर से गुजरात जा रहा था या गुजरात से कहीं जा रहा था, तो मेरे सूटकेस में मेरा ख्याल है 14 या 13 किलो अलाउड था सूटकेस, और मेरे पास 1 किलो ज़्यादा था। उन्होंने कहा नहीं आपको तो देना पड़ेगा वजन का पैसा। मैंने कहा भाई 1 किलो? बोला हाँ देना पड़ेगा। तो जब ये प्राइवेट एयरलाइंस वगैरह इतनी सख्ती करती हैं तो ये तो इंटरनेशनल ओलंपिक के मेडल्स की बात होती है। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं चेंज हो सकते। विनेश फोगट अगर यहाँ पे ऑपोजिशन की या पॉलिटिशियंस की या आंदोलन माफिया जो है उनकी फेवरेट हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंटरनेशनल कमेटियाँ उनके लिए अपने रूल्स चेंज कर देंगी या तोड़ देंगी। तो अजीज़ दोस्तों, मुझे पर्सनली उनसे कुछ है नहीं। उनकी बहन बबीता फोगट से मैंने इंटरव्यू भी किया था। मेरा अच्छा आपको याद होगा मैंने पिछले साल उनका इंटरव्यू भी किया था। इस ख़ानदान से मेरा हमेशा अच्छा रहा है ताल्लुक़। लेकिन जहाँ बात आती है सच्चाई की तो मैं हमेशा करेक्ट रास्ते पे खड़ा होता हूँ। जो रास्ता सही होता है मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ। और इनको सिर्फ मेरा इतना मानना है कि अगर इनको किसी रेसलिंग बोर्ड के चेयरमैन से मसला था या फलां से मसला था या धुमका था तो तरीक़ाकार, भारत इज़ नॉट ए बनाना रिपब्लिक, वहाँ पे सारे एवेन्यूज़ होते हैं। तरीक़ाकार दूसरा हो सकता था। इसको पॉलिटिसाइज करना, पार्लियामेंट के सामने खड़े हो जाना, वहाँ पे ड्रामे करना और इस हद तक ड्रामे करना कि हम बैरियर क्रॉस करके अंदर घुसने की कोशिश करना ताकि पुलिस इनको रोके और फिर उसकी फ़ोटो पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कराया जाए। तो भारत में जो भी इस तरह के आंदोलन करता है जिससे इश्यूज़ को इंटरनेशनलाइज किया जाए ना, मेरी नज़र में वो इंटरनेशनल इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो बाकी विनय वो हमारी जो उत्थप जी हैं जिन्होंने, जो कि हमारी इंटरनेशनल, और उषा जी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हमारी जो चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भी साफ कहा कि ये सब देखना काम इनका है, विनेश जी का। कोई बाहर का या कोई मैनेजमेंट या कोई उनका वो नहीं ताल्लुक इससे। 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा इनको वो पैसा मिला है, जबकि जो ओलंपिक से मेडल जीत के आए हैं उनको कुछ नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग। तो ये सब पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रही हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो मैदान से हार के आई हैं, रिकॉर्ड बुक में ये लिखा जाएगा। देखें 1988 की ओलंपिक में अमेरिका के कार्लोस सेना, वो 100 मीटर और 400 मीटर की रेस के लिए फेवरेट थे। वो 1984 की लॉस एंजलिस ओलंपिक से भी गोल्ड मेडल जीत के आए थे, वो फेवरेट थे। अब क्या हुआ कि
रेस हुई तो कनाडा के एक बेन जॉनसन थे, वो कार्ल ल्यूइस से काफ़ी आगे आके इन्होंने रेस जीती 100 मीटर की, गोल्ड मेडल भी पहना दिया गया उनको। लेकिन जब इनका टेस्ट लिया गया तो पता चला इन्होंने डोप लिया था, वो जो स्टेरॉइड्स होते हैं, स्पेशल दवाइयाँ जो कि मना है, तो उनका वो मेडल छीन लिया गया और वो भी चुपचाप चले गए। कोई ड्रामे नहीं किए क्वीन की तरह, अपीलें नहीं की, सीधा उनको पता था कि मैंने एक वायोलेशन की है रूल की, तो आपने भी वायोलेशन की है। आपका काम ये था कि आपके साथ ये हुआ वायोलेशन वाला वाकया, आपको सबसे पहले प्रेस में आके सिंपल सा कह देना चाहिए आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मामला वहाँ पे ख़त्म हो जाता। आपने इसको मौका दिया ड्रामे करने का, और आपके यहाँ पे पीछे जो टीम है, ये पूनिया और ये साक्षी मलिक, असल फसादी ये दोनों हैं। तो ये है कि पीछे से फिर वो मामले को बढ़ाया जाता रहा और खाम क्वीन को इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।